हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मिताली। मैं मिताली आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 11 को अच्छे से डिस्कस किया था और उसे समझा था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएँ हैं। और इस चैप्टर का शीर्षक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोह स्तंभ के बारे में। तो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ करीब 1500 साल पुराना है। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण लाइन्स हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग चैप्टर में किस किस पॉइंट को नोट करना है, समझना है, उस चीज़ को आप समझ सकेंगे। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? ये जो महरौली में जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ है, तो यह 1500 साल पुराना है और इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। वजन लगभग 3 टन के करीब है। ठीक है। इस पर खुदे अभिलेख पर है चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। यानी ये जो चंद्र नाम के शासक का जिक्र था इस स्तंभ पे, वो संभवतः गुप्त वंश के ही कोई वंशज होंगे। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले स्लाइड्स की ओर, देखेंगे इसमें क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला फ्रेंड्स, और विभिन्न आकार के, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े और छोटे। ये जो टीले होते हैं ना, इनके आकार गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, चतुर्भुजाकार, मतलब हर आकार में ये टीला पाया जाता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। ठीक है। और इस डिब्बे को क्या कहा जाता था फ्रेंड? तो इसी डिब्बे को कहा जाता था धातु मंजूसा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया फ्रेंड्स, और उसके बाद उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। अब हम पढ़ेंगे प्रदक्षिणा पथ के बारे में। तो स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो पथ होती है, उस पथ को ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेदिका के बारे में। तो वेदिका क्या है फ्रेंड्स? तो प्रदक्षिणा पथ को घेरने के लिए जो रेलिंग होती है उसे ही वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण, जो प्रवेश द्वार तोरण को बोला जाता है, प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए होते थे। और प्रारंभिक स्तूप ईंटों के, संभवतः अशोक के जमाने में रेलिंग और प्रवेश द्वार द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले स्लाइड्स के बारे में और पढ़ेंगे मंदिर के बारे में। तो अब हम जानेंगे मंदिर की कुछ विशेषताओं को। तो मंदिर में प्राय विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है। अन्य प्रमुख देवी देवताओं की भी यहाँ पे पूजा पाठ होती है। ठीक है। और मंदिरों का जो महत्वपूर्ण भाग होता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है और उसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। ठीक है। यानी ये जो देवी देवताओं की जो महत्वपूर्ण भाग होता है मंदिर का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गर्भगृह। और जो ये पूजा, मंदिर में जो पंडित सब पूजा पाठ करते हैं, तो उसे अनुष्ठान को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे शिखर के बारे में कि शिखर क्या है। तो गर्भगृहों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक किया गया निर्माण, यानी जो सबसे ऊंचा निर्माण होता है, यानी मंदिर में जो ये वाला भाग होता है, इसी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे शिखर कहते हैं। मंडप, यह एक प्रकार का सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है। यानी मंदिर में जो लोगों को इकट्ठे होने के लिए जो जगह होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं, और वही उसी को सभागार भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। यहाँ देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस गांव में 1500 साल पहले पक्की ईंटों तथा पत्थरों से मंदिर बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा भीतर गांव। ठीक है। अब हम देखते हैं एकास्मिक मंदिर के बारे में। तो ये एकास्मिक मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? तो महाबलीपुरम में है। यह मंदिर एक विशाल पहाड़ी को
तराश कर बनाया गया था और इसे एकाश्म कहा जाता है। यानी एक ही पत्थर पे बना हुआ यह मंदिर है, इसी के लिए इस मंदिर का नाम एकाश्मिक मंदिर रखा गया है, जो महाबलीपुरम में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब हम जानेंगे ऐहोल का दुर्गा मंदिर के बारे में। तो यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1400 साल पहले ऐहोल में किस देवी का मंदिर बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा कि ऐहोल में 1400 साल पहले दुर्गा मंदिर बनाया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर और देखेंगे यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो अभी पढ़ेंगे हम स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे इसके बारे में। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा और रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। यानी ये जो स्तूप और मंदिर होते थे ना, ये साधारण लोगों के द्वारा बनाना संभव नहीं था। इसी के वजह से इसे राजा और रानियों के द्वारा ही बनाया जाता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनका नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पे खुदे हुए हैं। यानी इन मंदिरों पे जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उन लोगों के नाम प्राय मंदिर के खंभों, रेलिंगों और दीवारों में खुदे हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते अब आगे फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। तो सैकड़ों साल पहले बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए थे और इन गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे और 1500 साल बाद भी यह चमकदार है। यानी ये जो गुफाएं थे विहार के अंदर, जो गुफाएं थे, उन गुफाओं में जो चित्रकला हुई थी, उस चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता था, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। और उन प्राकृतिक रंगों में पौधों और खनिजों का प्राय इस्तेमाल किया गया था और यह आज भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार है। ठीक है, इसके जो कलाकार हैं ना फ्रेंड्स, वो अज्ञात है। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि किनके द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे पुस्तकों की रचना के बारे में। तो शिल्पपदिकारम करीब 1800 साल पहले सतनार नाम के एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। यह तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अब हम जानेंगे मेघदूत के बारे में। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। ठीक है, अब हम जानेंगे पुराण के बारे में। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन एवं पुराण। ठीक है, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से संबंधित कहानियाँ जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। इनके पूजा की विधियाँ हैं इसमें। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि, राजाओं के बारे में, इन लोगों के बारे में कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं और जिससे सब इन्हें सुन और समझ सके। यानी ये जो पुराण है ना, ये सरल भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में श्लोकों के माध्यम से, ताकि इसे हर व्यक्ति समझ सके। स्त्रियां या शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी इसे सुन सकते हैं। यानी प्राचीन काल में क्या होता था फ्रेंड्स, कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन इस पुराण को, यानी इस ग्रंथ को पढ़ने का अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को भी मिला गया है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे। यानी जो पुराण होता था, इसका पाठ कहाँ होता था, तो इसका पाठ पुजारी मंदिरों में ही स्पेशली किया करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे महाभारत। तो महाभारत तकरीबन 1500 साल पहले पुराण तथा महाभारत महाकाव्य को व्यास नामक ऋषि ने संस्कृत में संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। यानी भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। युद्ध का उद्देश्य है पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ठीक है, अब हम जानेंगे रामायण के बारे में। तो संस्कृत रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि माने जाते हैं। और इसमें कौशल के राजकुमार राम, पत्नी सीता के अपहरण, लंका के राजा रावण द्वारा इन सब के बीच की जो लड़ाई है उसके बारे में इसमें दिया गया है। और इसमें राम जी की पूरी कहानी दी गई है कि कैसे वो लंका से सीता माता को वापस लेके आए और अयोध्या लौटने की जो भी कहानी है, संपूर्ण कहानी इसमें दी गई है। ठीक है, यानी संपूर्ण रामायण मतलब राम जी के जीवन में घटित संपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा दिया हुआ है इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिय नामक पुस्तक लिखी है और इसमें लिखा है कि दिन व रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। ग्रहण के वैज्ञानिक तर्क, वृत्त की परिधि के मापन की विधि भी इसमें लिखी गई है, यानी इन पुस्तकों में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कागज़ के बारे में जानेंगे कि कागज़ का आविष्कार कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ, ये सब के बारे में। तो कागज़ का आविष्कार तकरीबन 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के अन्य भागों में फैली। उसके बाद यह क्या हुआ, तो उसके बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप में भी यह कागज़ का आविष्कार, यानी इसकी जानकारी के बारे में यहाँ भी पता चला। और कैसे चला फ्रेंड्स, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई, यानी चीन के जो व्यापारी थे वो आयात निर्यात करते होंगे, तो उनके वजह से ही ये कागज़ का जो मतलब वो लोग जिसको छुपा के रखे थे वो उजागर हुआ और इसकी जानकारी भारतीय उपमहाद्वीप में चलने लगी। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, तो 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती 2200 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर है, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट, इन सभी का उल्लेख कब मिलता है, मतलब कब के स्रोतों पे से मिलता है, तो 1500 साल पहले से मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं सरल भाषा में आपको चैप्टर का जो सार है, चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स चैप्टर की पूरी स्टोरी आप लोग एक बार बिल्कुल पढ़ना, मतलब बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को पूरा नहीं पढ़िएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज की क्लास देखने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ मिताली के नाम से, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है स्टडी विथ मिताली, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।